नेक्स्ट है बेटा हमारे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यानी कि क्या भारत एक उपमहाद्वीप है? तो आंसर है, इंडिया इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड लोकेशन। कहता है कि अगर हम भारत को उसकी स्थिति और उसके विस्तार के हिसाब से, यानी उसके फैलाव के हिसाब से देखें तो ये क्या है, एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, लेकिन हम इसको उपमहाद्वीप का दर्जा देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसकी कुछ ऐसे फिजिकली फीचर्स जो हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको एरिया को, एडजॉइनिंग एरिया को इसको अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको उपमहाद्वीप का दर्जा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो फर्स्ट है कि फिजिकली फीचर्स सेपरेटेड इट फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया। कहता है कि इसकी कुछ स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कुछ ऐसे भाग हैं जो इसको आसपास के क्षेत्रों से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। सेकेंड, इन नॉर्थन पार्ट ट्रांस हिमालयस रेंजेस अगिल कुन्लुन एंड कराकोरम एंड हिंदुकुश सेपरेटेड इट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू एशिया। तो कहता कि भारत के जो उत्तर के हिमालय के पार जो अगिल, कुन्लुन, कराकोरम और हिंदुकुश जैसे भाग जो हैं वो पर्वत श्रेणियाँ क्या करती हैं, इसको एशिया के उत्तर पश्चिमी भागों से अलग कर देती हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है, पार्क स्टेट्स एंड गुल्फ ऑफ मन्नार सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका इन द साउथ, अराकान सेपरेट इट फ्रॉम म्यांमार इन द ईस्ट। इसी दूसरी तरफ अगर देखिए तो दक्षिण में जो पाक पाक स्टेट का मतलब है जल डमरू। ठीक है, तो और कराकोरम और क्या कहते हैं इसको, गुल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि हमारी मन्नार की खाड़ी जो है इसको क्या करती है, श्रीलंका से अलग कर देती है। ठीक है, और अराकान सेपरेटेड इट फ्रॉम म्यांमार इन द ईस्ट, और पूर्व में जो अराकान है वो इसको म्यांमार से अलग कर देता है। ठीक है बच्चे, तो कहता है कि इसलिए इसके इतना विस्तार होने के बावजूद भी, लेकिन जब इसको इस तरह से विभाजित कर दिया जाता है इंडिया को, तो फिर इसको हम उपमहाद्वीप का दर्जा नहीं दे पाते। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब यही हुआ कि इतना वास्ट एरिया होने के बावजूद भी भारत को उपमहाद्वीप नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का जो निर्माण है वो अविभाजित भारत, यानी कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश मिलकर करते हैं। ये सारी ही इसकी जो हैं सीम बाउंड्रीज हैं। ठीक है ना, लेकिन ये इसको क्या कर देती है, सब इसको अलग अलग कर देती हैं। ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं लेकिन सब इसको अलग अलग कर देते हैं, और कुछ इसके अंदर जो मैंने भी नॉर्थ और साउथ के कुछ पार्ट्स बताए हैं, ये भी इसको क्या कर देते हैं, इसके कुछ पार्ट्स को, इंडिया के कुछ भागों को इससे अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको हम सब कॉन्टिनेंट का दर्जा नहीं दे पाते। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी आर फाउंड इन इंडिया। तो कहता है कि भारतीय सभ्यता में किस प्रकार की असमानताएं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है असमानताएं, असमानताएं पाई जाती हैं। तो कहता है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कास्ट लिव इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि भारत के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों के लोग जो है वो आकर बसे हुए हैं। सो देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर फूड, फेस्टिवल्स, क्लॉथिंग, फोक डांस एंड कस्टम्स आर डिफरेंट। तो कहता है इस वजह से क्या है कि उनकी खाने, त्यौहार, कपड़े पहनने का ढंग, लोक नृत्य, लोक डांस, जहाँ उनकी जो कस्टम्स हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, वो सारे क्या है, अलग अलग हैं। देयर आर 187 स्पोकन लैंग्वेज, वहाँ पर 187 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 23 भाषाएं ही ऐसी हैं जो 97% जो एरिया है भारत का वहाँ पर बोली जाती हैं। लेकिन हमारे संविधान में, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 22 लैंग्वेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को ही जो है मान्यता प्राप्त है। सो डाइवर्सिटी इज फाउंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो कहता है इसलिए इतने बड़े वास्ट एरिया में विभिन्नता का होना जो है वो क्या है, एक मामूली सी ही बात है, इसलिए हर क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेबोरेट इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन एनी टू फैक्टर्स। तो कहता है कि भारत की विभिन्नताओं में भी एकता है। ठीक है, तो इसको हम दो तथ्यों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो कहता है देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन रिलीफ। तो कहता है कि भारत के धरातल में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इन नॉर्थन हिमालयस, यानी कि जो हमारा उत्तर हिमालय पर्वत है, एग्जिस्ट वाइट प्लेट्यू इज फाउंड। तो कहता है कि क्या करता है, इसके जो उत्तर भारत में क्या है, हिमालय है, लेकिन जो इसके दक्षिण में जो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। नॉर्थन प्लेन्स डीपन द डाइवर्सिटी। तो कहता कि इसका जो उत्तर में विशाल पर्वत, उत्तर के जो विशाल मैदान है वो उसकी गहरता को, उसकी विभिन्नता को और गहरा कर रहे हैं।
ठीक है। तो कहता है कि स्टिल मानसून प्रोवाइड ए क्लाइमेटिक यूनिटी, परंतु फिर भी जो मानसून है इसको एक क्या कर रहा है, इसको एक एकता में जोड़ के रखा हुआ। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ रेनफॉल इन थ्रू मानसून, क्योंकि ज़्यादातर जो बारिश हो रही है भारत में वो किसकी वजह से हो रही है? मानसून की वजह में। तो मतलब ये हुआ कि भारत का धरातल जो है वो उसमें बहुत ही बड़ी विभिन्नता है। यदि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है तो इसके दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो इतने बड़े विशाल मैदान में भी विभिन्नता का हो क्या करती है? इसको गहरा करती जा रही है। फिर भी जो मानसून है इसको एकता में बांधे रखा हुआ उसने। कैसे? कि वो सारे भारत में जितनी वर्षा हो रही है वो मानसून की वजह से ही हो रही है। तो 187 सेकेंड पॉइंट्स, 187 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। तो कहता है कि भारत में 187 भाषाएं बोली जाती हैं। स्टिल संस्कृत लैंग्वेज हैज यूनाइटेड द होल कंट्री। तो कहता है कि फिर भी जो संस्कृत है उसने सभी भाषाओं को, सभी कंट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक धागे में पिरो के रखा हुआ है। सिमिलरली इंग्लिश कैन एज ए लिंक लैंग्वेज। इसी प्रकार जो हमारी इंग्लिश है वो क्या है? हमारी एक लिंक भाषा है, यानी कि जो अंग्रेजी है वो हमारी क्या है? संपर्क भाषा है। एंड हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज, और जो हमारी हिंदी है वो हमारी क्या है? एक राष्ट्रीय भाषा है। सो इट प्रोवाइड्स अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये भी क्या करती है? हमें हमें देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल डाइवर्सिटी टूवर्ड्स कल्चर वेरिटेशन इन इंडिया? तो कह रहा है कि भारत की जो प्राकृतिक विविधता है उसने सभ्यचारी विविधता उत्पन्न करने में क्या योगदान दिया है? नेचुरल डाइवर्सिटी ने कल्चर वेरिटेशंस, कल्चर जो हमारे हैं वेरिटेशंस है उसमें डाइवर्सिटी कैसे किया, उसको कैसे अलग कर दिया है? तो कहता है इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। तो भारत क्या है? एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है। मैनी कंट्रास्ट आर फाउंड ड्यू टू वास्ट साइज। तो कहता है इतने बड़े जो विशालता है तो वहाँ पर देश में अनेकताओं का होना क्या है? पॉसिबल है। इसमें प्राकृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पीपल्स वेयर वूलन क्लॉथ्स। कहता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं इन हिल एरियाज, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है? लोग क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। एंड देयर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। और वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वहाँ के वेदर के अनुसार, वहाँ के पर्यावरण के अनुसार है। पीपल इन पेनिनसुलर्स प्लेट्यू देयर मेथड ऑफ कल्टिवेशन डिफर फ्रॉम अदर पार्ट्स। तो कहता है उसी प्रकार अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जाते हैं तो उनके जीवन जो है वहाँ की कठोर परिस्थितियों के अनुसार है। ठीक है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका कल्टीवेशन करने का जो तरीका है वो दूसरे भागों से अलग है। बट द पीपल इन द प्लेन्स, लेकिन जो मैदान क्षेत्रों में लोग रहते हैं, हैव यूटिलाइज देयर सोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू रेंज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि कम परिश्रम से भी अधिक लाभ कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहन सहन इतना कठिन नहीं है, आसान है। वहाँ पर खेती करना भी क्या है? ईजी है। इसलिए वो थोड़ी सी मेहनत करके भी अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को भी वो ऊंचा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सन इज राइजिंग इन अरुणाचल देयर इज स्टिल नाइट इन गुजरात। कहता है कि जब अरुणाचल में सूर्य निकल रहा होता है तो गुजरात में भी रात होती है। क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? व्हेन द सन राइजेज इन अरुणाचल इट इज स्टिल नाइट इन गुजरात बिकॉज, इसका कारण ये है क्योंकि सन राइजेज अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात। कहता है कि जो अरुणाचल में जो सूर्य है वो गुजरात के कंपैरिजन जल्दी निकल जाता है। एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। एपी लाइज ऑन द ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो हमारे देश के किस पार्ट में है? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। और जो गुजरात है वो किस पर है? वेस्टर्न मोस्ट टिप पे है। तो दोनों स्टेट्स जो हैं उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 3300 किलोमीटर, यानी 3300 किलोमीटर का बीच में गैप है। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स इज 30 डिग्री। तो कहता है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है देशांतर, तो जो इन दोनों के बीच में देशांतर डिफरेंस आ जाता है वो कितने डिग्री का आ जाता है? 30 डिग्री का। एंड टाइम टेकन बाय सन टू क्रॉस ईच लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट्स। तो कहता है कि प्रत्येक देशांतर जो है वो एक लॉन्गिट्यूड को पूरा करने के लिए कितना समय लेता है? 4 मिनट का। देयरफॉर बाय द टाइम टेकन सन रीचेज गुजरात इट टेक्स 2 आवर्स। तो कहता है इसलिए सूर्य जो है वो गुजरात तक पहुँचते पहुँचते उसको कितने घंटे का टाइम लग जाता है? 2 आवर्स। देखो एक दोनों के बीच में कितने डिग्री का फासला है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों देशांतरों के बीच में 30 डिग्री का फासला आ जाता है। और एक देशांतर कितने मिनट में पूरा किया जाता है? 4 मिनट्स में। तो 30 को 4 से मिनट की मल्टीप्लाई किया कितना गया? 120 मिनट्स, यानी कि कितने हो गए?
टू आवर्स हो गए ना, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने हो गए 120 मिनट्स। सो वी कैन से डैट व्हेन द सन इज राइजिंग इन अरुणाचल देयर इज स्टिल नाइट इन गुजरात। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब अरुणाचल में सूर्य निकल रहा होता है तो गुजरात में क्या होती है, रात होती है। इसका मेन रीज़न ही यही है कि दोनों के बीच में जो देशांतरी दूरी है, देशांतर अंतर है, वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। और देशांतर रेखा में 4 मिनट का, एक दो देशांतर रेखा होती है उसके बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। और जब ये 30 मिनट्स का डिफरेंस कंप्लीट होता है तो ये 4 मिनट के हिसाब से इसको 120 मिनट्स लग जाते हैं। इट मीन्स इसको 2 आवर्स का टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब सूरज जो है वो अरुणाचल से जो गुजरात की ओर जाता है तो रात हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती जाती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, और जो सन है वो राइज अर्ली हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए गुजरात में क्या हो जाती है, रात हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।